वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी टीवाई बीकॉम का जो फिनेंशियल मैनेजमेंट इंटरनल एग्जाम 2023 में जो पेपर हुआ था उसके बारे में। हर बार नॉर्मली सिलेबस अलग अलग होता है, कभी यूनिट नंबर 1 4, यूनिट नंबर 1 2 हर बार डिफरेंट होता है। बट लास्ट टाइम जो हमारे पास सिलेबस में था वो सिर्फ और सिर्फ यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 4 था। तो हम यूनिट नंबर 4 की डिस्कशन यहां पे नहीं करेंगे। यूनिट नंबर 1 के जितने भी एमसीक्यू है वो हम सब सॉर्ट आउट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, if the interest rate is a 12%, what are the doubling period as per rule 72 and rule 69 respectively? अभी डबलिंग पीरियड पूछा है। डबलिंग पीरियड है क्या? कितने साल में हमारे पास जो पैसे है वो हमने इन्वेस्टमेंट किए हुए वो डबल होते, कितने टाइम में, वो टाइम फाइंड आउट कर रहा है। तो डबलिंग पीरियड हमारे पास दो रूल के हिसाब से चलता है। फर्स्ट रूल नंबर 72, ये रूल क्या बोलता है, अगर हमको डबलिंग पीरियड फाइंड आउट करना है, डबलिंग पीरियड, तो रूल 72 डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 12%, दैट मींस 12। तो 72 डिवाइडेड बाय 12 दैट मींस 6 ईयर। इसका कहने का मतलब है अगर हम कोई पैसे अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो भी 12% इंटरेस्ट से, तो 6 साल में हमारे पैसे डबल हो जाएंगे। बट एक दूसरा भी रूल पूछा है, जहां पे पूछा है रूल 69। रूल 69 में डबलिंग पीरियड का मतलब है, डबलिंग पीरियड इज इक्वल टू 0.35 प्लस 69 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट मींस 12। अगर हम कैलकुलेशन करने जाए तो 0.35 एज इट इज रहेगा प्लस 69 डिवाइडेड बाय 12, कैलकुलेटर आप कर सकते हो, 69 डिवाइडेड बाय 12 5.75। तो हमारे पास यहां में आंसर मिलेगा 6.1 ईयर। तो आंसर कहां पे मैच होता है आप देख सकते हो, 6 ईयर 72 रूल के हिसाब से और 6.1 रूल 69 के हिसाब से। तो ए इज द करेक्ट आंसर। देन आफ्टर सेकेंड वन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 24 lakhs, प्रेफरेंस डिविडेंड 4 lakhs, इक्विटी डिविडेंड 5 lakhs, कैलकुलेट पे आउट रेशियो। अभी पे आउट रेशियो की फॉर्मूला लिख देते हैं सबसे पहले। पे आउट रेशियो, ओके, पे मतलब क्या पेमेंट करेंगे, ऑब्वियसली इक्विटी डिविडेंड। तो इक्विटी डिविडेंड पेड किसमें से पेमेंट करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से भी प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करके जो रहेगा उसमें से डिविडेंड पेमेंट करना है, परसेंटेज में फाइंड आउट करना है, इनटू 100। तो चलो, इक्विटी डिविडेंड पेड कितना दिया, इक्विटी डिविडेंड पेड 5 lakhs, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 24 lakhs, प्रेफरेंस डिविडेंड ऑलरेडी मेंशन किया गया, प्रेफरेंस डिविडेंड 4 लाख इंटू 100, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 24 माइनस 4 20 lakhs इंटू 100, तो आंसर मिलेगा 25%। तो बी इज द करेक्ट आंसर। देन आफ्टर थर्ड वन, इफ सेल्स आर 40 lakhs, सेल्स 40 lakhs बोला है, आउट ऑफ विच, उसमें से कैश सेल्स है 20%, रिसीवेबल एट द बिगिनिंग 8,50,000, रिसीवेबल एट द एंड 7,50,000, व्हाट विल बी द एवरेज कलेक्शन पीरियड टेकन 360 डेज इन द ईयर। चलो, एवरेज कलेक्शन पीरियड पूछा है, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड फॉर्मूला क्या होगी, एवरेज कलेक्शन पीरियड 360 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर। तो 360 तो पता है बट डेटर टर्नओवर नहीं दिया है, तो डेटर टर्नओवर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डेटर टर्नओवर के लिए, डेटर टर्नओवर, अभी डेटर कब क्रिएट होते हैं, जब हम क्रेडिट सेल्स करते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगी अपनी क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। व्हाट इज क्रेडिट सेल्स, टोटल सेल्स बोला है 40 lakhs बच्चों,
20% कैश सेल्स है, तो 40 लैक्स के 20%, दैट मीन्स 8 लाख जो है हमारा कैश सेल्स है, बट हमको चाहिए क्रेडिट सेल्स, तो रिमेनिंग अमाउंट कंसिडर एज अ क्रेडिट सेल्स 32 लैक्स। और एवरेज डेटर, एवरेज मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग डेटर है 8,50,000, क्लोजिंग डेटर है 7,50,000, तो ऑन एन एवरेज 850 प्लस 750 डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज डेटर हो रहा है हमारे पास 8 लैक्स, तो 32 लैक्स डिवाइडेड बाय 8 लैक्स, दैट मीन्स 4 टाइम्स। अगर मैं 360 को 4 से डिवाइड करता हूं तो हमको आंसर मिलेगा 90 डेज। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड आ रहा है 90 डेज, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स, कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जहां पे फिगर ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की जो फिगर्स है वो और बैलेंस शीट की जो फिगर्स है आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज, परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है फॉर सम कॉमन बेसिस। चलो हमारे पास दो ही ऐसी मेथड है जहां पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। फर्स्ट है कंपैरेटिव मेथड और दूसरी है एक कॉमन मेजरमेंट, जहां पे अगर मैं पी एंड एल की बात कर रहा हूं तो सेल्स को हम एज्यूम कर देते हैं 100, और बैलेंस शीट की अगर हम डिस्कस करते हैं तो बैलेंस शीट का जो टोटल कर देते हैं उसको हम 100 एज्यूम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछा है सम कॉमन बेसिस किसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली डी इज द करेक्ट आंसर, कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट में दोबारा रिपीट करता हूं, अगर पी एंड एल है तो सेल्स को हम 100 एज्यूम करते हैं, और बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट के टोटल को हम 100 एज्यूम कर लेते हैं। नेक्स्ट वन, अ कंपनी इज बोरोइंग 35 lakhs टू बाय अ मशीन, कंपनी 35 लाख आज लोन पे ले रही है, क्यों? क्योंकि मशीन चाहिए। इफ इट पे इक्वल इंस्टॉलमेंट, और इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे, 15 ईयर का इंस्टॉलमेंट रखा है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। चलो 35 लाख मैं आज ले रहा हूं, मतलब लोन पे ले रहा हूं आज, तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 35 lakhs, बट पेमेंट आज नहीं करना है, लोन में आज ले रहा हूं तो पेमेंट ऑब्वियसली फ्यूचर में करना है, और वो भी एवरी ईयर करना है, तो फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अभी फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, फॉर्मूला यहां पे मैं यूज करता हूं, तो फॉर्मूला रहेगी प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी। फॉर्मूला मैंने जो रखी है प्रेजेंट वैल्यू उसी का ही टेबल यूज करेंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी इंटरेस्ट फैक्टर के एन, प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास है 35 lakhs, फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी नहीं दिया गया है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी इंटरेस्ट फैक्टर के फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना बैंक हमारे पास इंटरेस्ट चार्ज करती है 10%, एन फॉर नंबर ऑफ ईयर 15 ईयर, तो 35 lakhs मैं एज इट इज लिख रहा हूं यहां पे, इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी, ब्रैकेट में हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी इंटरेस्ट फैक्टर की अमाउंट दी है। दोबारा ध्यान से देखना, प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी इंटरेस्ट फैक्टर, तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युइटी वैल्यू हमारे पास 7.606, अभी ये है मल्टीप्लाई में, सामने जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी कैलकुलेट कर सकते हो 35 लाख से डिवाइडेड बाय 7.606, तो कैलकुलेटर में हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कुछ मिल रहा है 4,60,163 अराउंड कुछ मिल रहा है, तो ये जो होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा, तो बी इज द राइट वन, बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो ऑफ द कंपनी, कंपनी का इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है 3 टाइम्स और इंडस्ट्री का टर्नओवर रेशियो है 10 टाइम्स। समझो बच्चों, यहां पे कंपनी का इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो बोला है 3 और इंडस्ट्री का बोला है 10, मतलब इंडस्ट्री से अपना रेशियो बहुत कम है। तो क्यों कम है, इसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो दैट मींस सेल्स भी लिख सकते हैं या फिर सीओजीएस भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो हमारा आंसर कम है, उसका रीजन क्या हो सकता है? या तो हमारे पास सेल्स कम है या तो हम स्टॉक को कुछ ज्यादा ही मेंटेन कर रहे हैं, यही एक रीजन हो सकता है। सेल्स क्यों कम हो सकता है? हम अगर इफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं वन बाय वन। देयर इज अ ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंटरी एंड इफिशिएंट, नहीं ऑप्टिमम लेवल तो नहीं है,
इंडस्ट्री से कम है मतलब हमारा परफॉर्मेंस तो खराब है, वो कंफर्म है. देयर इज अ एक्सेसिव इन्वेंटरी. यस, हमने इन्वेंटरी में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है. एंड इनएफिशिएंट इन्वेंटरी मैनेजमेंट. यस, बिल्कुल परफेक्ट. बी इज द राइट वन. सी और डी चेक करने की जरूरत ही नहीं है. देन आफ्टर नेक्स्ट वन. नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 लाख और नेट प्रॉफिट रेशियो दिया है 10%. क्रेडिट सेल्स है 80%. टोटल सेल्स डेटर टर्नओवर रेशियो 10 टाइम्स. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग डेटर. अभी डेटर की वैल्यू पूछी है और फॉर्मूला दिया गया है क्रेडिट सेल्स और डेटर टर्नओवर. अगर मैं डेटर टर्नओवर का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर. डेटा टर्नओवर रेशियो मेंशन किया गया है 10, बट क्रेडिट सेल्स नहीं पता है. सिर्फ इतना हिंट दिया गया है कि क्रेडिट सेल्स हमारा क्या है, टोटल सेल्स का 80%. तो मैं टोटल सेल्स सबसे पहले फाइंड आउट करता हूं. तो टोटल सेल्स कितना रहेगा, तो सर नेट प्रॉफिट दिया है 1 लाख और उसके परसेंटेज दिया है 10%. तो उसको डिवाइड कर दो तो टोटल सेल्स हो जाएगा 10 लाख. उसमें से चाहिए क्रेडिट सेल्स तो 80%. तो मैं इसके अगर 80% कर रहा हूं तो मिल जाएगा क्रेडिट सेल्स तो 8 लाख. तो 8 लाख अगर मेरे को क्रेडिट सेल्स मिल रहा है तो मेरे को जो आंसर चाहिए वो मिल जाएगा एवरेज डेटर. डेटर चला जाएगा ऊपर, 10 चला जाएगा डिवाइड में, तो हमारे पास आंसर आएगा एवरेज डेटर इज इक्वल टू 8 लाख डिवाइडेड बाय 10, दैट मींस 80,000 रुपीज. तो हमारे क्लोजिंग डेटर होगा अमाउंट फाइनली 80,000. therefore C is the right one. 10th one, find the present value. अभी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. कब, जब 1000 रिसीवेबल 1000 हमको चाहिए रुपए, कब चाहिए, 6 ईयर 6 साल के बाद रुपए चाहिए. दैट मींस अ फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 6000. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है, फ्यूचर वैल्यू हमको प्रोवाइड किया गया है. फॉर्मूला के ब्रैकेट में कौन सा रहेगा, जो हमको फॉर्मूला है वही प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के एन. फ्यूचर वैल्यू है 6000, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और एन बोला है हमको चाहिए 6 साल के बाद. तो 6000 इंटू, इसकी वैल्यू आपको ब्रैकेट में दी गई होगी, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 10% और 6 ईयर 0.564. तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी फ्यूचर वैल्यू 1000 है, मेरी एक मिस्टेक हो गई. फ्यूचर वैल्यू 1000 है. तो 1000 1000 और 1000 6 साल के बाद चाहिए हमको. तो हमारे पास आंसर आएगा 564. तो 564 हमारे पास दिख रहा है बी. तो बी इज द राइट वन. देन आफ्टर 12th, इक्विटी शेयर कैपिटल प्रोवाइड किया गया है 50 लाख रुपीज. 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया गया है टोटल 25 लाख. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास है 14 लाख और फाइंड आउट करने को बोला है अर्निंग पर शेयर. तो अर्निंग पर शेयर दैट मींस ईपीएस फाइंड आउट करने को बोला है. तो ईपीएस की फॉर्मूला क्या सेट हो रही है, ईपीएस इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बोला है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14 लाख. प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट होगा प्रेफरेंस शेयर पे. प्रेफरेंस शेयर बोला है टोटल 25 लाख और उसके 12%. तो 25 लाख के 12% प्रेफरेंस डिविडेंड हो जाएगा 3 लाख. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 50 लाख बोला है, टोटल कैपिटल अमाउंट बोला है और 10 रुपीज ईच शेयर है. तो नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे 5 लाख. तो 14 लाख माइनस 3 लाख 11 लाख. 11 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख. तो आंसर रहेगा 2.2 रुपीज पर शेयर. तो कहां देखने को मिल रहा है 2.2 रुपीज पर शेयर, ए. तो ए हो जाएगा हमारा परफेक्ट आंसर. 2.2 रुपीज पर शेयर अर्निंग पर शेयर कंसीडर हो जाएगा. उसके बाद 13 नंबर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट
प्रोक्यूरिंग एंड जुडिशियस यूज ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेज, यस फिनेंशियल स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं यहाँ पे। और अंडरटेक टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ फर्म, मतलब फर्म की वैल्यू हम बढ़ाने के लिए भी फिनेंशियल मैनेजमेंट का यूज करते हैं। तो बोथ आर ट्रू, तो यहां पे फिनेंशियल मैनेजमेंट आंसर मिल जाएगा सी, बोथ 1 and 2 बोथ आर करेक्ट वन। देन आफ्टर नेक्स्ट वन, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बोला है 20%, सेल्स बोला है 10 lakhs, स्टॉक टर्नओवर बोला है 8 lakhs, सीओजीएस बेस्ड पे फाइंड आउट करना है। क्या पूछा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। चलो क्लोजिंग स्टॉक कौन सा फॉर्मूला दिया है, स्टॉक टर्नओवर। तो स्टॉक टर्नओवर इज इक्वल टू सीओजीएस के बेस है सीओजीएस डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो सीओजीएस सबसे पहले फाइंड आउट कर देते हैं। तो सीओजीएस के लिए क्या रहेगा, सीओजीएस इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अभी सेल्स कितना बोला है, टोटल सेल्स प्रोवाइड किया गया है 10 lakhs, ग्रॉस प्रॉफिट बोला है 20%, तो 2 लाख। तो यहां पे आंसर मिल रहा है सीओजीएस 8 lakhs। तो सीओजीएस अगर मैं रख रहा हूं यहां पे 8 lakhs, क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता है बट स्टॉक टर्नओवर रेशियो पता है 8 चला जाएगा डिवाइड में, तो क्लोजिंग स्टॉक आंसर मिलेगा हमको 1 लाख। ऑप्शन नहीं दिख रहा, प्रिंटिंग मिस्टेक है कुछ, बी या सी कहीं पे भी आप 1 लाख कर सकते हो, 1 लाख हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप देख सकते हो बी और सी में कहीं पे दोनों पे 2 लाख प्रिंटिंग मिस्टेक है, हो गई है, बट हमारा आंसर होगा 1 लाख। देन आफ्टर नेक्स्ट वन, करंट रेशियो 4:1 है, करंट लायबिलिटी है 1 लाख, लिक्विड रेशियो है 2:1, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले दिया है करंट रेशियो, तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो दिया गया है 4, करंट असेट नहीं पता है लेकिन करंट लायबिलिटी प्रोवाइड की गई है 1 लाख। तो 1 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो हमारे पास करंट असेट मिल जाएगी 4 लाख। बट क्वेश्चन करंट असेट का नहीं है, क्वेश्चन है क्लोजिंग स्टॉक का। तो ऑब्वियसली यहां पे लिक्विड रेशियो की भी फॉर्मूला दी गई है, लिक्विड रेशियो को क्विक रेशियो के नाम से भी जानते हैं, करंट असेट माइनस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो क्विक रेशियो आंसर है हमारे पास 2, करंट असेट हमने ने फाइंड आउट की है 4 लाख, क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता है बट करंट लायबिलिटी ऑल दे चुके हैं वो, तो 1 लाख इंटू 2 lakhs, 4 lakhs माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस है सामने हो जाएगा प्लस, 2 लाख प्लस है सामने जाएगा तो माइनस, तो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 2 lakhs। आंसर अगेन प्रिंटिंग मिस्टेक, कहीं भी आंसर सेट कर लो, 2 लाख फाइनल आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट, अ कंपनी हैज इश्यू अ डिबेंचर, 50 lakhs के कंपनी डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं। डिबेंचर वन काइंड ऑफ लायबिलिटी है जो कुछ गिने चुने साल के बाद वापस देना है, तो 50 लाख वापस देना है, बट कब देना है, आफ्टर 10 ईयर। तो हमारे पास प्रोवाइड किया गया है फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर में हमको 50 lakhs रिफंड करने हैं। हाउ मच शुड बी कंपनी इन्वेस्ट, कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है सिंकिंग फंड, ऑब्वियसली सिंकिंग फंड में हर साल इन्वेस्टमेंट होता है, तो हर साल इन्वेस्टमेंट करना है, तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी क्या रहेगा, ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क। करीबन 10 साल के बाद हमको 50 लाख की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिल रहा है 8%, कितने रुपए हर साल अगर डिपॉजिट करेंगे तो 50 लाख हो जाएगा। तो फॉर्मूला लिख रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी ब्रैकेट में फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी इंटरेस्ट फैक्टर के एन। फ्यूचर वैल्यू पता है 50 lakhs, प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी नहीं पता है लेकिन फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी इंटरेस्ट फैक्टर कि 8% बोला है और एन 10 ईयर 10 साल के बाद चाहिए, तो 50 lakhs एज इट इज लिख रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी ब्रैकेट में फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी का टेबल चाहिए, इंटरेस्ट फैक्टर का फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी वाला इंटरेस्ट चाहिए, तो 14.487 आ रहा है। तो इसको हम अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 50 lakhs डिवाइड 14.487 डिवाइड में चला जाएगा,
तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी कैलकुलेशन कर सकते हो 50 lakhs डिवाइडेड बाय 14.487, तो आंसर मिल रहा है करीबन 3,45,137। अगर मैं इतने रुपए डिपॉजिट कर रहा हूं हर साल 8% इंटरेस्ट है, तो मेरे पास इजीली 50 lakhs कलेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यस, टाइम वैल्यू को वो बिल्कुल ही इग्नोर करता है, प्रॉफिट को उससे कोई लेना देना नहीं है, ये फैक्ट है। बट कंसीडर द रिस्क नहीं, कंसीडर द रिस्क नहीं, इग्नोर द रिस्क हो तो ये सही है, बट कंसीडर द रिस्क तो ये गलत है। तो हमारे पास आंसर रहेगा फर्स्ट ट्रू है और सेकंड फॉल्स है, तो वो हमको कुछ प्लस माइनस दिख रहा है, पर डी दिख रहा है। फर्स्ट वन इज अ ट्रू, सेकंड वन इज अ फॉल्स। एंड लास्ट वन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट टर्नओवर है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, बोथ 1 और 2, लिक्विडिटी मैक्सिमाइजेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑलवेज 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 वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो ये था टोटल 15 एमसीक्यू जो 23 के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंटरनल एग्जाम में पूछे गए थे। इसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी डाउट्स है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट।